हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ 10 ऐसे थीम्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। इसके साथ साथ इन 10 थीम्स के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स भी देखने मिल रही है। तो ऑलरेडी मैं एक थीम्स वाला वीडियो जो है इसके पहले कवर कर चुका हूँ, तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद जो है आप पार्ट 1 जाकर देख लेना। इस वीडियो के अंदर जो है हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और थीम्स डिस्कस करेंगे जहाँ ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे जाकर इन कमिंग ईयर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग री रेटिंग देखने मिल सकती है इन सेक्टर्स के अंदर, अगर इन सेक्टर्स के अंदर जो स्टोरी चल रही है वो उसी लेवल पे चल रही होगी। और इसके साथ साथ इन सेक्टर्स के अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जो कि हमें एज इन्वेस्टर स्टडी करने चाहिए, वो सारे प्लेयर्स को जो है हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला थीम जो कि हमें डिस्कस करना है वो है आरएसी वाला थीम, रूम एयर कंडीशनर वाला थीम। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के तरफ से हमें अभी-अभी जो है जीएसटी कट देखने मिला है। तो ये जीएसटी कट जो है हमें व्हाइट लेबल गुड्स की तरफ भी देखने मिला है। व्हाइट लेबल गुड्स अगर आप हमारे कंट्री के अंदर देखोगे तो वॉशिंग मशीन जैसे गुड्स हो गए, फिर इसके साथ-साथ रूम एयर कंडीशनर हो गया, तो ये सारे गुड्स जो है हमारे कंट्री के अंदर व्हाइट लेबल गुड्स की बात है। तो इनके ऊपर पहले हायर परसेंट ऑफ जीएसटी अट्रैक्ट करता था, तो अब इन पे जीएसटी रिड्यूस हो गया है, तो इसके वजह से अगर आप इन व्हाइट लेबल गुड्स के अंदर देखोगे तो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओवरऑल रूम एयर कंडीशनर वाला थीम जो है वो सबसे बड़ा थीम है पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि देखो रूम एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। पहले रूम एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी होती थी, अब रूम एयर कंडीशनर जो है वो नेसेसिटी होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर समर जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये दिक्कत है। लेकिन हालांकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है सीजनैलिटी वाला मेट्रिक। क्योंकि रीज़न ये बनकर आता है देखो कि कभी-कभी मॉनसून जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, समर जो है वो सबड्यूड हो सकते हैं। इसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिल सकता है, जो कि एज़ ऑफ नाउ Q1 FY 26 के अंदर हमें देखने मिल रहा है। तो इस सेक्टर की जो भी कंपनीज़ है जैसे कि ब्लू स्टार जैसी कंपनीज़ बनकर आती है, पहले रूम एयर कंडीशनर इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्टेड थी कि 20% सीएजीआर के आस-पास ग्रो करेगी। एज़ ऑफ नाउ इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो यही एक्सपेक्टेड है। लेकिन दिक्कत ये बनकर आता है कि यार सीज़नैलिटी एस्पेक्ट थोड़ा इन्वॉल्व्ड है। एक तो आपका एफआई 25 का जो बेस था इस इंडस्ट्री के लिए वो भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा था, और सीज़नैलिटी भी थोड़ी आ गई क्योंकि इस बार मॉनसून स्ट्रॉन्ग हो गए, समर थोड़े सबड्यूड हो गए। और इस इंडस्ट्री की मैक्सिमम आपकी रूम एयर कंडीशनर की सेल्स कब होती है? समर्स के अंदर होती है। तो समर इम्पैक्ट हो जाता है तो इंडस्ट्री पूरी इम्पैक्ट हो जाती है। इसलिए हमें एफआई 26 के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखे। लेकिन ओवरऑल रूम एयर कंडीशनर का मार्केट अगर आप देखोगे तो उसी पेस पे ग्रो हो रहा है। एफआई 26 के अंदर हो सकता है ये पूरा रूम एयर कंडीशनर का इंडस्ट्री 10% के आसपास ग्रो हो, ऐसा ब्लू स्टार भी बता रहा है। देखो अब Q4 के अंदर ही मैनेजमेंट बता रहा था इन सारी कंपनीज़ का कि हमें स्लो डाउन देखने मिलेगा, क्योंकि समर्स खराब आ रहे थे, मानसून खराब मतलब मानसून अच्छा हो रहा था, समर्स खराब आ रहे थे। तो आपको एज़ इन्वेस्टर यहाँ पे क्या ट्रैक करना है कि समर्स कब खराब हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है आपकी पोजीशन प्लान करनी है इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप 20 इयर्स का होराइज़न लेते हो, 15 इयर्स का होराइज़न लेते हो, तब ये सारी दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन एज़ एक्टिव इन्वेस्टर हमें उस हिसाब से जो है इस इंडस्ट्री के अंदर प्लान करना चाहिए। ओवरऑल आपका ब्लू स्टार के नंबर्स भी जो है कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिले। एफआई 26 के अंदर ये कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, ये तो गारंटीड है। हो सकता है जीएसटी कट की वजह से नंबर्स थोड़े बेटर हो जाए, बट एक लिमिट है उस चीज़ की भी। तो हमें एफआई 27 के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि आपका एफआई 26 का बेस भी कम रहेगा और मॉनसून जो कि इस बार हुए हैं, समर थोड़े सबड्यूड हो गए। हाई चांसेस है कि वो एफआई 27 के अंदर समर जो है इतने ज़्यादा सबड्यूड भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यार एफआई 25 का बेस बहुत बड़ा था इस कंट्री के लिए, आई मीन इस इन कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समर हुए थे एफआई 25 के अंदर। तो इसलिए सारी कंपनीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स रिपोर्ट किए। तो यहाँ पे ब्लू स्टार जैसी कंपनीज आप पढ़ो, वोल्टास जैसी कंपनीज आप पढ़ो। मैं तो कहूँगा कि ये सही टाइम है कि आप आरएसी प्लेयर्स को जो है स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैल्यूएशन जो है बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर थोड़ी रीजनेबल हो चुकी है। तो एक और कंपनी है जिसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, ईपैक को जो है मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक्स पे भी जो है मैंने ये वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है मेरा वीडियो जाकर देख लेना ये वाला। यहाँ पे मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, और ये वाला भी वीडियो है 8 स्टॉक्स ऑन माय वॉच। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला भी वीडियो देख लो। तो यहाँ पे हमने Q1 FY 26 का आउटलुक डिस्कस करा हुआ है एम्बर, ईपैक और पीजीएल का, जिससे आपको इंडस्ट्री के बारे में एकदम सही से क्लैरिटी लग जाए।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री ओवरहैंग हो जाता है, आपकी इन्वेंट्री की ओवर सप्लाई हो सकती है आगे जाकर। तो बट आरएसी की डिमांड एक्सपेक्टेड है कि दिवाली के आसपास यूजुअली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी कट हमें देखने मिला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हो सकता है आगे जाकर डिमांड आए, लेकिन एफआई 26 मुझे लगता है स्लो ही होगा। ईपैक एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है, इसके साथ साथ एम्बर एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है, लेकिन अब ये कंपनीज क्या कर रही है कि साइक्लिकलिटी इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा है ना, कि ये लोग आरएसी इंडस्ट्री की तरफ से इनका जो एक्सपोजर है थोड़ा-थोड़ा कट कर रहे हैं, मतलब कट नहीं कर रहे हैं, इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे पीजीईएल के, तो आरएसी से अबाउट 60-70% ऑफ रेवेन्यूज़ आते हैं। तो ये आपके प्रिंट आपके जो सर्किट बोर्ड असेंबलिंग है वहाँ पे जा रहे हैं पीसीबीए के अंदर। इसके साथ-साथ ये लोग जो है आपके दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, तो वहाँ पे भी जो है ये लोग एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये लोग जो है ग्रो कर रहे हैं। तो आप इन बिज़नेसेस को स्टडी कर सकते हो। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो एफवाई 25 का परफॉर्मेंस था वो स्टेलर था, जहाँ पे मैनेजमेंट ने जो है 77% से अपनी टॉप लाइन ग्रो करी थी। ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिला था। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पीजीईएल को स्टडी करो। एम्बर भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है। अब एम्बर के केस में इंटरेस्टिंग क्या है कि इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आरएसी से तो आते हैं, लेकिन इनके बाकी भी ग्रोथ वर्टिकल्स है, जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, बाकी इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी डिवीज़न है, जहाँ से कंपनीज़ को जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। तो आपके कंज्यूमर डिवीज़न के अलावा भी, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले डिवीज़न के अलावा भी ये लोग और बहुत सारे डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं। और इसलिए एम्बर हमें इतना इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखा। ओवरऑल अगर आप एम्बर के लेवल पे देखोगे तो एम्बर ने पूरे आरएसी डिवीज़न के अंदर, पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया है। जहाँ में एम्बर जो है 33% पे ग्रो करता हुआ दिखा है अपनी टॉप लाइन आरएसी डिवीज़न के अंदर। तो एम्बर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है जाकर रीड करो। रेलवेज़ के अंदर भी सिचुएशन जो है थोड़ी बहुत बेटर होनी स्टार्ट हो गई है, और कुछ क्वार्टर्स बाद जो है हमें रेलवे के अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने मिल रही है। अब आरएसी के बाद जो अगला इंटरेस्टिंग सेक्टर है वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आप जाकर स्टडी करो, वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। अब जब आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ट्रैक करते हो तो आपके जो चेकलिस्ट वाले मेट्रिक्स है ना वो डिफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि अगेन मैं आपको समझा चुका हूँ हर एक सेक्टर के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ चेकलिस्ट होती है। ये सारी चीजें जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे आपको क्या ट्रैक करना है, आपको जो है इधर लोन बुक ग्रोथ ट्रैक करनी है, पैड ग्रोथ ट्रैक करनी है, आपको देखना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है क्या, आपको देखनी है एसेट क्वालिटी यहाँ पे ट्रैक करनी है, एनएनपीए जीएनपीए देखना है, आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स देखना है इन कंपनीज का, और इसके साथ-साथ आपको देखना है कि कहाँ पे मैनेजमेंट कितना गाइडेंस दे रहा है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन कंपनीज के अंदर जो है किस लेवल का देखने मिल रहा है। तो इंडिया शेल्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हाउसिंग फाइनेंस लोन्स है उन उस इंडस्ट्री के अंदर ही ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही अपनी लोन बुक जो है 25% के आसपास जो है आराम से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस बोल रहा है कि ये लोग 24% के आसपास ग्रो करेंगे। Q1 के अंदर इन्होंने अपना एयूएम जो है 24% के आसपास ग्रो किया। अब एक चीज़ है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का दिक्कत ये लगता है कि देखो ग्रोथ रेट से आज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनका प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 4.64 के प्राइस टू बुक पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। तो इससे और बेटर डील जो है हमें हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर देखने मिलती है, जैसे कि इंडिया शेल्टर एक कंपनी है। अब इंडिया शेल्टर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन्स के अंदर काम करती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी जो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन कंपनीज के जो निम्स होते हैं वो बेटर होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। 30-35% पे ग्रो करने का गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट। यहाँ पे इनका जो प्राइस टू बुक है वो 3.76 है, और इसके साथ-साथ होम फर्स्ट फाइनेंस नाम की भी एक कंपनी है जो कि अगेन 35% 30% के आसपास ग्रो कर रही है। यहाँ पे प्राइस टू बुक थोड़ा एक्सपेंसिव बनकर आता है, तो री-रेटिंग वाइज़ मुझे इंडिया शेल्टर जो है बेटर लगता है। हालाँकि मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है वैल्यूएशंस के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे इनका जो प्राइस टू बुक है वो 4.5 के आसपास का बनकर आता है। होम फर्स्ट फाइनेंस भी जो है आपके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले कैटेगरी के अंदर जो है वो काम करती है। यहाँ पे अगर आप इंडिया का मॉर्टगेज टू जीडीपी रेशियो देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है ये एज़ ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा कम है, और ये जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। मतलब इंडिया के अंदर यार ये सिर्फ 11% है, और बाकी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो 24% के ऊपर है। तो इंडिया के अंदर ग्रो करने का जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जो हाउसिंग डिमांड है इंडिया के अंदर वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है, और जो प्लेयर यार अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर काम कर रहा है उनके मार्जिन्स भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। एक एप्टस नाम की भी कंपनी है यार, वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। आवास भी जो है ओके ओके लगती है मुझे, आवास के अंदर तो ग्रोथ रेट से नहीं है यार। एप्टस ठीक कंपनी है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी ओके ओके कंपनी है। आप इन कंपनीज को जाकर रीड करो। मेरे को तो सबसे बेस्ट प्लेयर जो है इंडिया शेल्टर और होम फर्स्ट फाइनेंस लगता है पूरे सेक्टर के अंदर।
फिर इसके साथ-साथ जो थर्ड सेक्टर है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना है वो है वैल्यू रिटेल सेक्टर, क्योंकि ओवरऑल रिटेल सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देखो रिटेल सेक्टर के अंदर क्या है कि आपकी जो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर है, वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ है। मिड प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जैसे कि आपके पैंटालून्स, आदित्य बिरला फैशन वगैरह जो कंपनीज़ आ गई, जो आपके दूसरे ब्रांड्स बनकर आते हैं, एलन सोली वगैरह, वहाँ पर जो है ग्रोथ रेट से बिल्कुल नहीं है। बट आपका जो वैल्यू रिटेल वाला कैटेगरी है, वहाँ पे जो है हमें कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ देखने मिल रही है। तो वी टू रिटेल नाम की एक कंपनी है उस वाले सेगमेंट के अंदर। वी टू रिटेल पे मैं बहुत बार डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ट्विटर पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट टॉक्स ऑफ द सेक्टर वाला जो वीडियो है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वो वाला वीडियो जाकर देखो, जहाँ पे आप जो है डिफरेंट सेक्टर के वन ऑफ द बेस्ट टॉक्स को जो है जाकर स्टडी कर सकते हो, और मैं ऑलरेडी जो है इसे ट्विटर पे कवर कर चुका हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वाला वीडियो जो है जाकर देख लेना। ये वाला वीडियो है, हाँ, बेस्ट 100 प्लस ग्रोथ स्टॉक फॉर द सेक्टर। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आप 50 टू 52 मिनट्स का पूरा सीरीज़ है। तो आप देखो पूरा 2 घंटे का सीरीज़ है, इस पे जो है आपको 100-150 प्लस टॉक्स मिल जाएँगे, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि यार आपको जो है जाकर स्टडी करने चाहिए। और हर एक सेक्टर का बेस्ट प्लेयर हमने डिस्कस किया हुआ है इसमें, इन टर्म्स ऑफ आपका वैल्यूएशन हो गया या फिर ग्रोथ हो गया। तो एक्स पे ये वीडियो अपलोडेड है, आप एक्स पर जाकर जो है देख सकते हो। आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो जाओ जाके करो। आयुष मर्दा 07 जो है मेरा एक्स का आईडी है। तो यहाँ पे अगेन वी टू रिटेल के बारे में बात करूँ तो हमें जो है इधर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। वी टू रिटेल के मैनेजमेंट ने अपना जो स्टोर का गाइडेंस है वो भी इंक्रीज करा हुआ है। इसके साथ-साथ वी टू रिटेल बता रहा है कि इनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। मतलब मैनेजमेंट यहाँ ये बता रहा है कि ये लोग आराम से जो है 50% के आसपास ग्रो कर सकते हैं, 50% सीएजीआर के आसपास। तो आप इमेजिन करो कि कोई कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग 50% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेंगे। मतलब आप सोचो सेक्टर के अंदर टेलविंड्स कितनी ज़्यादा है। अब पहले ट्रेंड जो है, हालाँकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करता था। अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको इस कंपनी के अंदर ट्रैक करना चाहिए। और यहाँ पे अगेन नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स के अंदर हमें इन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग देखने मिलती है। वी टू रिटेल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर लगकर आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, या ऑपरेटिंग लेवरेज भी हो गया कंपनी को मिल रहा है। बाजार स्टाइल एक प्लेयर है जो कि मुझे ओके ओके लगता है, लेकिन मुझे ट्रेंड से हालांकि बेटर लगता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, 30-35% के आसपास जो है कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन कंसिस्टेंसी वाइज अगर आप देखोगे तो हमें जो है वी टू बाजार से जो है कंपेरेटिवली बेटर लगकर आता है। बाजार का एक्सपोज़र अगर आप देखोगे तो आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ पे सीज़नैलिटी वाला इम्पैक्ट है कि दुर्गा पूजा की वजह से इनके सेल जो है अच्छे खासे इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो कुछ क्वार्टर के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलती है, कुछ के अंदर स्लो ग्रोथ देखने मिलती है। Q3 इन कंपनीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वी2 पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो हमें वी2 के अंदर जो है लॉस टू प्रॉफिट वाली जर्नी देखने मिली। अब वी2 बता रहा है कि एफवाई 26 के अंदर ये लोग सारे क्वार्टर के अंदर पैट पॉजिटिव रहेंगे। फिर इसके साथ-साथ ट्रेंड जो है, ज़ूडियो जो कि सेक्टर का लीडर है, यहाँ पे हालाँकि ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग होते हुए आई मीन ग्रोथ रेट्स वीक होते हुए देखने मिली है। पहले कंपनी आराम से 50% प्लस ग्रो कर रही थी। लेकिन अगर आप अभी ट्रेंड के केस में देखोगे, तो यार हमें वही यार 27% की ग्रोथ रेट देखने मिली। इस क्वार्टर के अंदर तो ग्रोथ रेट जो है 18% के आसपास आ गई। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होते जा रही है। तो ट्रेंड जो पहले 50% पे ग्रो करता था, अभी उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है। इसके वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, जो प्रीमियम कंपनी को मिलता था, वो अभी जो है कंपनी को मिल नहीं रहा है। तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखोगे, तो पी जो है वो 152 से जाकर जो है आराम से 117 के आसपास आ गया है। हाई चांसेस है कि हमें स्टॉक जो है यहाँ से भी करेक्ट होता हुआ देखने मिले, क्योंकि आपके सेक्टर के जो पीयर्स है, वो आपके कंपनी से जो है बेटर परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर के अंदर। तो ट्रेंड यार अगेन ज़ूडियो जो है लीडर है। ज़ूडियो अपने नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ रिड्यूस हो रही है इस कंपनी के अंदर, जो कि मार्केट को नहीं पसंद है। और एज इन्वेस्टर हमें जो है ग्रोथ ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन ज़ूडियो ने भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो किया हुआ है इस स्केल के अंदर, इसलिए ट्रेंड जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो है एड बैकर भी रहा है। अब वैल्यू रिटेल के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जो कि स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो,
कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं, तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है। और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है। क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। डेटा सेंटर वाला सेक्टर है। अब डेटा सेंटर के अंदर क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, अगर आप पूरे वर्ल्ड का डेटा कैपेसिटी देखोगे तो आई थिंक 20% ऑफ वर्ल्ड का डेटा जो है इंडिया से ही आता है। और इंडिया के अंदर स्टोर कितना होता है, 2% के आसपास का। इसके साथ साथ आपका एआई के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपके एआई के लिए कौन सी चीज़ों की नीड होती है, वो होता है आपका डेटा सेंटर। क्योंकि डेटा सेंटर नहीं होगे तो आप एआई इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कैसे करोगे। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो इंटरनेट यूजर बेस है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, आपका डेटा कंजम्पशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। गवर्नमेंट भी इंडियन एआई मिशन नाम की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, जहां गवर्नमेंट जो है 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास की अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। इंडिया का जो एआई मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि 25 to 30% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो करे 2027 तक। और ई कॉमर्स मार्केट जो है इंडिया के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। और इसके साथ साथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो डेटा चार्जेस जो है इंडिया के अंदर सबसे कम बनकर आते हैं। तो यहाँ पे टेक्नो इलेक्ट्रिक और अनंत राज जैसी कंपनीज है जो कि अगेन डेटा सेंटर वाले सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। टेक्नो इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें डेटा सेंटर से जो रेवेन्यूज है वो 2027 के आसपास देखने मिलेंगे, 2026 से भी हमें देखने मिल सकते हैं। टेक्नो पे भी एक बहुत डिटेल एनालिसिस बनाकर रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो देखो। और अगर आपको डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बारे में सीखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार एक्स पे जो है मैंने पूरा डेटा सेंटर का जो
वैल्यू चेन है वो डिस्कस किया हुआ है। ओवर 45 प्लस मिनट्स का ये वीडियो है जहाँ पे हमने ब्लू स्टार को डिस्कस करा हुआ है, पॉलीकैब को डिस्कस करा हुआ है। तो ब्लू स्टार जो है आपके डेटा सेंटर के लिए एसी वगैरह बनाता है। फिर पॉलीकैब, केईआई ये सारी कंपनीज भी प्रॉक्सी है क्योंकि ये लोग जो है वायर्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे भी ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक बॉक्स एआई नाम की कंपनी है। फिर इसके बाद आपकी एनवीडिया जैसी कंपनीज बनकर आती है। अगेन टीडी पावर एक कंपनी है जो कि अगेन ये लोग जो है जनरेटर बनाते हैं। टीडी पावर को भी जो है हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल पे ढूंढोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। एक्स पे भी अपलोडेड है। पुराने चैनल पे भी जो है हमने टीडी पावर को बहुत बार डिस्कस किया था। ये लोग जो है जनरेटर्स बनाते हैं। अब इन्हें जो है यूएस से डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है और टैरिफ रिस्क भी इनका नहीं है क्योंकि ये जो है इनकी सप्लाई चेन वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं। ये लोग टर्की की तरफ मूव कर रहे हैं, यूरोप से ये लोग जो है यूएस भेजेंगे। तो ये एक है ई2ई नेटवर्क्स नाम की कंपनी है जहाँ हमें ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस होते हुए दिखी है। वैल्यूएशंस यार ई2ई नेटवर्क्स में भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है मुझे, क्योंकि पहले ये स्टॉक 250 के पीई पे ट्रेड करता था, लेकिन उस टाइम पे कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ थी। लेकिन एज ऑफ नाउ ई2ई नेटवर्क्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रिड्यूस हो गई। इनफैक्ट Q1 के अंदर तो डिजास्टर रिजल्ट आए कंपनी के। कंपनी ने -12% से ग्रो किया हुआ है। हालाँकि इनका कैपेक्स आ रहा है, यहाँ पे 2027 के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल सकती है। ये लोग जीपीयू के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो है थोड़े लंपी होते हैं। तो कुछ क्वार्टर हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, कुछ क्वार्टर जो है हमें खराब ग्रोथ देखने मिलेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ई2ई को भी जो है जाकर स्टडी करो। एज़ ऑफ नाउ तो यार वैल्यूएशन तो मुझे सेंस नहीं बनाती अभी भी। ओरायन प्रो नाम की एक आईटी कंपनी है, जो कि मैं बोलूँगा आप इससे जाकर स्टडी करो। फिर आपकी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी आती है, जो कि अगेन इधर ना उधर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा सेंटर से कनेक्टेड है। तो आप इन सारी कंपनीज़ को जो है डेटा सेंटर के लिए जाकर रीड कर सकते हो। अनंतराज भी एक कंपनी है, हालाँकि अनंतराज के भी इनका जो है मानेसर का जो कैपेक्स था वो आ रहा था डेटा सेंटर्स के अंदर। अब इन रियल एस्टेट प्लेयर्स को फ़ायदा ये होता है कि इनके पास लैंड ऑलरेडी पड़ा होता है, तो इनके लिए डेटा सेंटर बनाना बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अनंतराज जो है को-लोकेशन वाले स्पेस के अंदर काम करता है। मतलब क्या, डेटा सेंटर बना देगा और बाकी कंपनीज़ को रेंट पे दे देगा और बाकी कंपनी जो है अनंतराज जैसी कंपनीज़ को रेंट पे आउट करेगी। अब इन कंपनीज़ अनंतराज टेक्नो जैसी जो कंपनीज़ हैं, इनके डेटा सेंटर्स के अंदर मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज़ भी देखने मिलेगा क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स के अंदर कुछ अबाउट 80% ऑफ एबिटा मार्जिन ये लोग बना सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके साथ-साथ आपका कैपिटल गुड्स वाला सेगमेंट आता है, तो वहाँ पे शिवालिक बायोमेटल जैसी कंपनीज़ जो है आप वो रीड कर सकते हो। शिवालिक के अंदर भी जो है बहुत क्वार्टर्स के बाद ग्रोथ आई है। यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली जो है 5, 6, 7 क्वार्टर से जो है डिग्रोथ देखने मिल रही थी। रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी थी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो Q1 के अंदर जो है हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिली है। 8% से कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है और Q1 से Q4 FY25 से जो है मैनेजमेंट बता रहा था कि यहाँ पे सिचुएशन जो है बेटर होते हुए हमें दिख रही है शिवालिक के अंदर। अब शिवालिक जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। ये लोग जो है शंट्स बनाते हैं। तो ये शंट्स जो है शंट्स और आपके थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ट्रैफिक पुलिस के तरीके से आप सोच सकते हो। तो वहाँ पे किस लेवल पे करंट जाएगा, क्या स्पीड पे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल होती है। अब शिवालिक के मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। तो एक रिस्क हो जाता है कि इनके तीनों प्लांट है, तीनों प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो एक कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क हो जाता है कि कल को अगर वहाँ पे गॉड फॉरबिड कुछ ना हो, लेकिन कल को अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी पे जो है ये एक रिस्क बनकर आता है। फिर इसके बाद ये लोग जो है स्मार्ट मीटर के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, जहाँ ये लोग स्मार्ट मीटर के अंदर जो है इनके मार्जिन जो है कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे। शंट्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो है शंट्स यूज़ किए जाते हैं। शिवालिक बायोमेटल को भी बहुत डिटेल में कवर कर रखा हुआ है। आप एक्स पे जाकर सर्च करोगे शिवालिक बायोमेटल्स, तो यहाँ पे जो है आपको डिटेल्ड वीडियो जो है मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे आपको बस शिवालिक सर्च करना है और यहाँ पे जो है आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आई थिंक 26 टू 30 मिनट्स का वीडियो है, तो यहाँ पे आपको इनका बिज़नेस मॉडल बहुत सही से समझ जाएगा। फिर एजैक्स इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। टीडी पावर भी कैपिटल गुड्स के अंदर ही आती है। एजैक्स इंजीनियरिंग जो है ये लोग एसएलसीएम बनाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेट थोड़ी रिड्यूस हो गई है क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी ट्रांजिशन हमें देखने मिल रहा है। सीई 4 पहले एसएलसीएम सेल होते थे, अभी सीई 5 पे शिफ्ट करा है गवर्नमेंट ने। तो सीई 4 के केस में अगर आप देखोगे तो सीईवी 5 जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये दिक्कत है कि कई बार क्या हो जाता है, प्री बाइंग हो जाती है, तो इसकी वजह से इनकी डिमांड थोड़ी रिड्यूस हो गई। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है, वैसे भी देखो आपका इंफ्रा जो है वो Q1 Q2 के अंदर सबड्यूड होता है, Q3 और Q4 के अंदर ही जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एसएलसीएम के अंदर ये कंपनी जो है मार्केट लीडर बनकर आती है। वैल्यूएशन वाइज़ यार ये लोग जो है 33 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता है। अब आपको एज़ इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैक करना है कि ग्रोथ जो है हमें कब देखने मिलती है।
तो ये आपके कैपिटल गुड के प्लेयर हो गए। फिर कैपिटल गुड्स के अंदर आप डिफेंस वाली कुछ कंपनीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूँ तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ नाम की एक कंपनी है, जो कि आपके ड्रोन्स के अंदर आती है। अब डिफेंस के अंदर यार वैल्यू चेन के अंदर जो है हमें चेंज देखने मिला है, ओवरऑल सेक्टर के जो मैट्रिक्स है वहाँ पे हमें चेंज देखने मिला है। अब डिफेंस स्टॉक्स अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए वो है इन स्टॉक्स की ऑर्डर बुक। अब कौन से सेक्टर के अंदर क्या मैट्रिक ट्रैक करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ, जहाँ मैंने आपके साथ जो है हर एक सेक्टर की चेकलिस्ट वगैरह डिस्कस करी हुई है। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जो है डायरेक्ट मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। और मास्टर क्लास का जो है प्राइस भी मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ, तो इसके पहले आप एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे ज़ेन के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ड्रोन्स बनाते हैं। अब जब इंडिया-पाकिस्तान वॉर हमें देखने मिला था तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो है ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे थे। अब वॉरफेयर के अंदर भी यार चीज़ें चेंज हो रही है। अब मॉडर्न वॉरफेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, तो जैसे आपके ड्रोन्स बनकर आते हैं, मिसाइल्स बनकर आते हैं, जो आपके सेंसर्स बनकर आते हैं, तो वहाँ पे फ़ोकस किया जा रहा है क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है और आप कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकते हो। हालाँकि ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार डिफेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर है, ड्रोन्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, बाकी आपके नेवल वॉरफेयर हो गया, तो वहाँ पे ग्रोथ रेट जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब ज़ेन के साथ दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिली। पहले ज़ेन बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था क्योंकि इन्हें ऑर्डर्स अच्छे आ रहे थे। 2024 में देखोगे 100% की ग्रोथ रेट थी। 2025 में कंपनी ने 121% से ग्रो किया। अब यहाँ पे इस बार क्या हुआ एफआई 26 के लिए, एफआई 26 जो है कंपनी का थोड़ा म्यूटेड रहेगा। मतलब क्या कि यहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है हमें देखने नहीं मिलेगी ज़ेन के अंदर, क्योंकि इनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे इनके पास, ऑर्डर्स आएँगे तो भी एग्ज़ीक्यूशन हमें 27 के अंदर देखने मिलेगा। तो 27 और 28 वाले ईयर जो है वो मेन ईयर रहेगी कंपनी के लिए, तो एज़ इन्वेस्टर आपको वो देखना पड़ेगा। और मैनेजमेंट बता रहा है कि इनके पास 800 करोड़ के कुछ ऑर्डर आने वाले थे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि H1 के अंदर आ रहे हैं क्या इनके पास। ज़ेन के मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ये लोग गाइड कर रहे हैं कि ये लोग आराम से 50% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो कर सकते हैं। तो डिफेंस वाले कंपनीज़ की जो वैल्यू चेन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है जाकर ये वाला वीडियो देखना डिफेंस का 38 मिनट्स का वीडियो है। तो यहाँ पे हमने ज़ेन, एचएएल, बीएल, डेटा पैटर्न्स, कृष्णा डिफेंस, जीआरएसी वाली कंपनीज़ को जो है रीड करा हुआ है। तो ये भी वीडियो जो है मैंने अपलोड करा हुआ है एक्स पे, तो आप चेकआउट कर लेना। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी डिफेंस सेक्टर की। अब एक्सिस केड्स नाम की भी एक कंपनी है, जो कि अगेन यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। ये लोग जो है पहले सर्विसेज़ वाले बिज़नेस के अंदर थे, अब यहाँ से ये लोग जो है प्रोडक्ट वाले डिवीज़न के अंदर जा रहे हैं। तो हमें इनके एबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए देखने मिलेंगे और ये जो है पूरा कंपनी ट्रांज़िशन कर रही है, तो इसके लिए इन्होंने एम्प्लॉइज़ वगैरह हायर किए, पूरी टीम चेंज कर दी, तो इसलिए हमें मार्जिन्स फॉल होते हुए देखने मिले। लेकिन आगे जाकर कंपनी आराम से 50-60% के आसपास जो है ग्रो कर सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सिस किड्स को भी जाकर स्टडी करो, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। फिर डिफेंस के बाद जो है सेमीकंडक्टर पे आए, तो सेमीकंडक्टर का पूरा वैल्यू चेन मैंने कवर करा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यार आप लोगों के साथ जो है सेमीकंडक्टर डिस्कस करने का भी कोई फ़ायदा है। बट ये जो है इस सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है, क्योंकि अभी-अभी आपने देखा कि जापान जो है स्पेंड करने वाला है इन टर्म्स ऑफ चिप, इंडिया को जो है ऑटोनॉमस होना है सेमीकंडक्टर से, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यार ताइवान के थ्रू ही कंट्रोल होती है और बाकी कंट्रीज़ पे जो है हम इन चिप्स के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन रियलिटी के अंदर ये चिप्स जो है हमारे हर एक डिवाइसेज़ के अंदर यूज़ होती है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। टाटा भी काम कर रहा है, केन्स टेक्नोलॉजीज़ भी काम कर रही है। केन्स के अंदर हालाँकि अगर आप देखोगे तो केन्स ईएमएस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है, जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, एंट्री वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी आराम से 50-60% तेज का तो गाइडेंस दे रही है टॉप लाइन का। और हमें केन्स के अंदर मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि अगेन इनका जो ओसैट वाले जो रेवेन्यूज़ है वो हमें एफआई 26 से देखने मिल सकते हैं। मार्जिन्स बेटर देखने मिलेंगे क्योंकि ये लोग जो है बेटर प्रोडक्ट मिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो 1 टू 1.5% का एबिटा के अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल सकता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार आप ये वाला वीडियो देख लेना, 45 मिनट्स में आप पूरा सेक्टर समझ जाओगे। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर के बाद एक और सेक्टर बनकर आता है, वो है स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप क्यों स्टडी करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी-अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि चाइना क्या कर रहा है पता है? चाइना जो है उनका स्टील का प्रोडक्शन जो है कट ऑफ कर रहा है। ये सारा टैरिफ वाली गड़बड़ से ही होना स्टार्ट हुआ है। तो चाइना अपना स्टील का प्रोडक्शन कट ऑफ करेगा, तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था? स्टील के जो प्राइसेज़ है वो बहुत रिड्यूस हो रहे थे। तो स्टील के अंदर एक कंपनी है एसजी मार्ट, हालाँकि ये जो है एक आपका बी टू बी प्लेयर है, मार्केट प्लेस है ये।
तो एसजी मार्ट क्या कर रहा है, अपने खुद के सर्विस सेंटर्स बना रहा है, ये लोग अगेन स्टील ट्रेडिंग के अंदर भी है, बाकी चीज़ों के अंदर भी है। मतलब बी टू बी प्लेयर्स को जो है ये लोग कनेक्ट करते हैं, जो आपके छोटे-छोटे स्टील प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्हें ये लोग कनेक्ट करते हैं, आपके जिन्हें स्टील चाहिए होता है, तो उन दोनों को कनेक्ट करते हैं और बीच का जो मार्जिन है वो ये लोग रख लेते हैं। तो इनका भी एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लो मार्जिन बिज़नेस मॉडल है। एसजी मार्ट के बारे में मुझे एक चीज़ नहीं पसंद है कि यार ये लोग गाइडेंस दे रहे थे कि आराम से ये लोग ग्रो करेंगे अपना एबिटा और पैट कुछ 100% के आसपास एफवाई 26 के अंदर, और वो इनका रिड्यूस हो गया। तो ये स्टील के प्राइसेस के फॉल की वजह से ही देखने मिला है। होपफुली हमें यहाँ पे चीज़ें बेटर देखने मिलेगी। लेकिन स्टील पाइप्स और ट्यूब्स वाला स्पेस जो है आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि देखो अब हमें क्या हुआ था कि 2025 में एफवाई 25 के अंदर यहाँ पे जो एबिटा पर टन है इन कंपनीज़ का, एपीएल, अपोलो देखो, जेटीएल कंपनीज़, जेटीएल जैसी कंपनीज़ आप रीड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इनका एबिटा पर टन रिड्यूस हो गया था। तो इन कंपनीज़ के अंदर एक तो ग्रोथ रेट्स रिड्यूस हो गई थी। वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टील के प्राइसेस रिड्यूस हो गए थे। मार्जिन इन कंपनी के जो है पहले से थोड़े रिड्यूस हो गए थे। और एबिटा पर टन के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला। अगर आप स्टील पाइप्स और ट्यूब्स वाली कंपनी ट्रैक कर रहे हो तो एबिटा पर टन जो है एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। और जितना ज़्यादा एबिटा पर टन हमें देखने मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें समझेगा कि ये कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है। अब जितने ज़्यादा ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेंगे, उतने ज़्यादा इनके मार्जिन्स और एबिटा पर टन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो आगे जाकर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकता है। अब एपीएल की बात करूँ तो इन्होंने 20% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, तो वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया। ये अगेन मुझे नेगेटिव बात लगी, क्योंकि Q1 के अंदर इनके नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए। और मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि ये लोग 10% का, आई थिंक 10 या 15% का इन्होंने कुछ वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस कर दिया। देखो 10 टू 15% कर दिया। तो इन्होंने गाइडेंस डाउनग्रेड किया है और मार्केट को ये चीज़ नहीं पसंद, इसलिए स्टॉक के अंदर जो है करेक्शन देखने मिला है। पहले तो यार ये लोग मैसिव मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे थे, 70 का पीई मल्टीपल पे स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो हमें वहाँ पे करेक्शन देखने मिला है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे रीड करो, तो संभव स्टील ट्यूब्स है, इनका भी एक बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है। यहाँ पे ग्रोथ रेट्स अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है, 70% का ग्रोथ रेट हमें देखने मिला है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और फिर इसके साथ-साथ हरिओम पाइप्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाकर रीड करो। तो वहाँ पे भी ये लोग जो है 35% के आसपास का गाइडेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे अगेन इनका एबिटा पर टन इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि स्टील के प्राइसेज़ जो रिड्यूस हो रहे थे वो रुक जाएँगे। और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने जो है चाइना के ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी, ताकि ये लोग जो है स्टील इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हरिओम के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 35% टॉप लाइन का गाइडेंस दिया है। संभव के केस में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 30-35% का टॉप लाइन जो है हमें वहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। जेटीएल मैं सजेस्ट करूँगा यार, इतना ज़्यादा स्टडी करने के लिए वर्थ इट नहीं है। मतलब दिक्कत लगता है मुझे, जेटीएल में गाइडेंस देते हैं और अचीव नहीं करते। इन्होंने नभा स्टील नाम की भी एक कंपनी को एक्वायर करा था। बट वो भी यार कर फ़ायदा नहीं, ग्रोथ जो है जेटीएल के अंदर दिखी ही नहीं मुझे। तो कभी इसलिए स्टॉक जो है एकदम सस्ती सी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, 32 के पीई पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये दिक्कत है। ओवरऑल ये कुछ सेक्टर्स थे जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये मतलब हमने 10 सेक्टर्स डिस्कस कर लिए। एक फाइनल जो सेक्टर है हमें डिस्कस करना है, वो है ज्वेलरी रिटेल वाला सेक्टर। अब ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर कितनी ज़्यादा टेलविंड्स है ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि आपका अनऑर्गनाइज़ से ऑर्गनाइज़्ड की तरफ जो मार्केट शिफ्ट हो रहा है ना, इसकी वजह से टेलविंड्स है यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कल्याण के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक्स पे भी अवेलेबल है। आप नॉर्मली कल्याण सर्च कर लोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। तो आप जो है मैं सजेस्ट करूँगा वो वाला वीडियो देख लेना, कल्याण वाला। तो उससे जो है आपको क्लैरिटी लग जाएगी कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। एज़ ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से प्लेयर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो है कल्याण। जहाँ कल्याण की ग्रोथ बहुत अच्छी आई, 31% से कंपनी ने ग्रो किया है Q1 एफवाई 26 के अंदर। इसके साथ-साथ कल्याण इतना बड़ा पैन इंडियन प्लेयर होने के बाद भी यहाँ पे ग्रोथ रेट्स अभी भी सेम है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो बीच में गोल्ड के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। तो कंपनी के अंदर हमें रेवेन्यू ग्रोथ फिर भी देखने मिल रही थी, क्योंकि जब आपके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो इन कंपनीज़ के अंदर हमें वैल्यू ग्रोथ देखने मिल रही थी। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है इन कंपनीज़ के लिए थोड़ी रिड्यूस हो गई। लेकिन अब कल्याण ये बोल रहा है कि इनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। कल्याण के केस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है Q1 एफवाई 26 के कॉन कॉल के अंदर, कि यार ये लोग जो है इनका पेएबल डेज़ जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब इनके जो सप्लायर्स हैं ना, उन्हें ये जल्दी पेमेंट करेंगे। इसकी वजह से कल्याण को जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी करंटली इनके वर्किंग कैपिटल के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आएगा, बट आगे जाकर ओवरऑल कल्याण को जो है ये बेनिफिट करेगा। फिर इसके साथ-साथ इनका अगेन एक और इनिशिएटिव है ज्वेलरी पार्क बनाने का, जहाँ पे इनके जो भी कारीगर्स वगैरह है उनके लिए ये लोग ज्वेलरी पार्क बनाएँगे। और कल्याण ये भी प्लान कर रहा था कि यार ये लोग जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जाएँगे। तो जैसे आपके स्काई गोल्ड जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, स्काई गोल्ड भी
B2B के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और B2C के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कल्याण और गडगिल जैसे प्लेयर्स को रीड करो। सेनको के भी Q1 के नंबर्स अच्छा है, लेकिन देखो Q1 के अंदर क्या है, आप Q1 ओवर Q1 कंपैरिज़न नहीं कर सकते हो इस बार, क्योंकि पिछले साल जो है हमें हीट वेव्स देखने मिली थी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज्वेलरी कंपनीज़ का आप कंपैरिज़न कर रहे हो तो H1 ओवर H1 करो, वो एक राइट कंपैरिज़न होगा। तो इसलिए हमें सेनको के नंबर्स इतने ज़्यादा एलिवेटेड दिख रहे होंगे, पता नहीं, अब हमें Q2 के अंदर देखना पड़ेगा और फिर H1 ओवर H1 कंपैरिजन करना पड़ेगा। स्काई गोल्ड अगेन बहुत ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस, Q1 के अंदर भी नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए कंपनी के, Q4 के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे। गाइडेंस मैनेजमेंट एक्सक्यूज मी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी जो प्लेयर है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है जाकर रीड करो। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। ये कुछ 10 थीम्स थे जहाँ अगेन कुछ कंपनी जो है आप रीड कर सकते हो। गडगिल का परफॉर्मेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप कंसोलिडेटेड नंबर्स मत देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो जो है आपको एक राइट पिक्चर नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे जो है एक्स रिफाइनरी वाले जो रिजल्ट्स है उस पर फोकस करना है, कंसोलिडेटेड नंबर्स पे फोकस नहीं करना है। इनका भी स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कंजम्पशन स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे, हरी ज्वेलरी रिटेल कंपनीज, वैल्यू रिटेल कंपनीज जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कुछ कंपनीज है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो, कंटेंट पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। और मास्टर क्लास के लिए आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर लेना। That's it. Thank you for watching. Ayush Mirza signing off. Jai Hind, Jai Bharat.